एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज। छोटी छोटी क्लासेस में जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो अलग अलग वेज में आपने बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बट नाउ वी आर इन 12th, तो हम लोग थोड़ा सा लेवल जो है अपना अप करेंगे और क्वाटनरी जो है एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक एक चैप्टर जो है वो आपका पर्टिकुलरली एक्टिविटीज पे बेस्ड है, तो इसमें हम प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली लेट्स बिगिन। ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट, जिसमें आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटनरी है ना। एक्टिविटीज आर ब्रॉडली ग्रुप। तो प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है? जिसमें हम लोग डायरेक्टली एनवायरमेंट से अपना रिलेशन रखते हैं और एनवायरमेंट की चीजों को, नेचर से जो चीज हमें मिली है उसको यूज करके कोई ना कोई ऐसी जो है चीज बनाते हैं, गुड बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जो हमें इकोनॉमिकली हेल्प करता है, राइट। सो प्राइमरी एक्टिविटी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट एज दीज रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स, है ना। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं ये देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हंटिंग, गैदरिंग, स्टॉल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हंटिंग और गैदरिंग से। पुराने समय में चले जाइए, इस पिक्चर को देखते ही आपको ऐसी फील आ जाएगी कि हम लोग ना एकदम बहुत ही प्रिमिटिव टाइम पीरियड पर पहुंच गए हैं, जहां पर लोगों का काम ही ये होता था कि वो क्या करते थे, जंगलों में जा रहे हैं, कहीं भी जैसे घूमने जा रहे हैं तो वहां पर उनको क्या, जैसे कोई प्लांट मिल गया, कोई ऐसी चीज मिल गई जो उनके खाने के लिए, जो उनको बहुत यूजफुल है, वो क्या करते थे, उसको गैदर कर लेते थे। और हंटिंग का मतलब क्या है कि जब जंगलों में घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं भी, वहां पर उनको कुछ इस तरीके के वाइल्ड एनिमल्स मिल जाते थे जिसको वो खा भी लेते थे, फिर उसी की स्किन से वो अपने कपड़े, मतलब किसी भी तरीके से जो है उनके यूजफुल होता था। तो ये जो एक्टिविटी है ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इसे बोलते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर प्रैक्टिस की जाती है? आपके नॉर्दर्न कनाडा में की जाती है, अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो है हंटिंग और गैदरिंग की जाती है। टुडे गैदर्स कलेक्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम आफ्टर बेसिक प्रोसेसिंग। जैसे मान लो कि ऐसे मजे में घूमने गए हैं और वहां पे उनको जो है कुछ ऐसा मिल गया जो कि आज के टाइम में यूज किया जाता है, तो वो क्या करेंगे, उसको हल्का सा प्रोसेस करेंगे और मार्केट में सेल कर देंगे ताकि उन्हें भी क्या है, उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए। हाउएवर मेनी नेचुरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द चीपर एंड बेटर क्वालिटी सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव्स। ये तो हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है, तो जो पुराने समय में हम लोग चीजें किया करते थे वो अब कम जरूर हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनका एक यूज जो है वो हमें देखने को मिलता है। और जो ऐसी चीजें इन लोगों को मिलती हैं ये उसको लेते हैं अपने पास और थोड़ा सा प्रोसेस करके मार्केट में सेल कर देते हैं, राइट। चलिए, तो ये वो पूरा एरिया है। देखो ये मैप जो है ये आपके एनसीईआरटी में भी है, तो टेंशन की बात नहीं है। ये देखो यहाँ पर जो जो एरिया आपके लिए शेडेड किया गया है ये सारा वो एरिया है जहां पर आपके हंटिंग और गैदरिंग जो है वो की जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेस्टोरलिज्म की। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके की बेसिकली हम लोग फार्मिंग देखते हैं। एनिमल रेयरिंग इज प्रैक्टिस दैट कैन बी अंडरटेकन एट ईदर सब्सिस्टेंस और कमर्शियल लेवल। सब्सिस्टेंस फार्मिंग आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वो फार्मिंग जो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें हमारा कोई भी प्रॉफिटेबल जो है वो पर्पज नहीं जुड़ा होता है कि हमें इसको बेचकर पैसे कमाने या वट। लेकिन अगर हम कमर्शियल की बात करें तो इसमें कमर्शियल जैसे ही यहाँ पर नाम आ गया, दैट मीन्स कि हम लोग पैसे की बात कर, हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना। एक एक करके दोनों को समझते हैं क्या है। सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने पेस्टोरल आपके मैडम बोला है, ऑल्सो नोन एज नोमैडिक हर्डिंग इज अ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल वेयर हर्डर्स रियली ऑन देयर एनिमल्स फॉर एसेंशियल नीड्स, है ना। आप लोग जैसे अगर राजस्थान वगैरह साइड जाएंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड वगैरह जाएंगे ना, तो आपको बहुत जगह पर ऐसे ऐसे ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ना, ये जो मेन इंसान है ये क्या करेंगे, अपने पूरे जितने भी जैसे भेड़ बकरी होते हैं उनको चराने के लिए अपने अपने साथ जो है वो लेकर जाते हैं और जैसे जैसे इनको यूज होता है उस तरीके से वो इनको यूज करते हैं। जैसे कि उनके फूड में बहुत हेल्प करेंगे, क्लोथिंग में हेल्प हो जाएगी, उनके शेल्टर में उनको हेल्प होगी, टूल्स जो है वो बनेंगे और ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो इसी के थ्रू अपना कंप्लीट करते हैं। हर्डर्स ट्रेवल टू वेरियस लोकेशंस इन सर्च ऑफ फिशेस एंड वाटर सोर्सेज फॉर देयर लिवस्टॉक, है ना। यानी कि उनके जीने के लिए, उनकी जो लाइफ है, उनके जो लाइफस्टाइल जो भी जिस तरीके का भी, से हमारा लाइफस्टाइल अलग है, इनका लाइफस्टाइल कंप्लीटली अलग होगा, तो जो उनका जीने के लिए उनको चीजों की जरूरत है वो सारी की सारी अपने वो किससे करते हैं, इनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं इससे ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्या क्या रीजनल प्रेफरेंसेस हैं देखिए। सबसे पहले ट्रॉपिकल
अफ्रीका में। ये पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे मैप दिए गए हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठा करो जब जब लेक्चर देखो, ताकि ये सारी चीजें आप लोग नोट कर सको, ठीक है। देन वी हैव सहारा स्टैटिक डेजर्ट्स में आपको शिप, गोट और कैमल देखने को मिलेंगे। अगर हम तिब्बत की बात करें तो यहाँ पर आपको याक देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा जब आप पहाड़ वाले एरियाज पे जाते हो, है ना, जैसे अगर आप मनाली वगैरह साइड भी गए होगे अपने इंडिया में, तो आपको याक बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। अगर हम आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन की बात करेंगे तो वहां पर आपको रेनडियर देखने को मिल सकते हैं नोमैडिक हर्डिंग के टाइम पे, ठीक है। कौन कौन से रीजन है? कोर रीजन मतलब बहुत ज्यादा जहां पर प्रैक्टिस किया जाता है, दिस नॉर्थ अफ्रीका अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला टू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। तुंद्रा रीजन की बात करेंगे तो फाउंड इन यूरेशिया, यानी कि एशिया और यूरोप के जो ऊपर वाला एरिया ना, अभी हमने मैप में देखा था वहां पर। देन साउथ वेस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, नोमैडिक हर्डिंग इज आल्सो प्रैक्टिसाइज। मेडागास्कर तो मूवी भी आई थी, हो सकता है किसी ने देखी हो, तो उससे भी आप लोग जो है ये चीजें याद रख सकते हैं। ओके, चलो जी आगे बात करते हैं ट्रांसह्यूमेंस की। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ये डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, इसको सिंपल तरीके से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी गर्मियों का टाइम है। अब जब गर्मियों का टाइम है तो होता क्या है कि जो भी ये नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, अब यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी होने के कारण वो क्या करेंगे, इस तरीके से पहाड़ों की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आ गए गर्मी के टाइम पे, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं वापस से क्या होगा, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होने लग जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वापस जो है अपने सरफेस लेवल पे यानी कि ग्राउंड लेवल पर वापस आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ट्रांसह्यूमेंस हुआ, कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए। और यही डेफिनेशन आपको यहाँ पर बताई गई है। एग्जाम में बहुत बारी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है। कहाँ है, देखिए हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें तो क्या क्या बोला जाता है, जो आपके गुज्जर्स हैं, वाके जो आपके वाल्स हैं, दीज हैं, बोतियाज हैं, ये लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेन टू माउंटेनियस रीजन एंड फ्रॉम माउंटेनियस टू प्लेन रीजन। समर में माउंटेन चले जाएंगे, विंटर्स होंगे तो वापस से प्लेन एरिया पे आ जाएंगे, ठीक है। टुंड्रा रीजन में आपको देखेंगे हर्डर जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ड्यूरिंग समर एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर। सिंपल है, एक ही चीज को दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है, जो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस इन लोगों को आते होंगे जब ये इस तरीके के, आप देखो ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आज के टाइम में भी अगर हम बात करें, चाहे हम घूमने क्यों ना जा रहे हो, बट स्टिल हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सोचो उन लोगों को अपने साथ साथ अपने जो है डोमेस्टिक एनिमल्स को भी लेके जाना पड़ता है, तो कितने चैलेंजेस होंगे, है ना। डिक्रीजिंग नंबर्स की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ पेस्टल इनमेट्स इज डिक्लाइन। अब क्या है ना कि नई नई टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है, तो इन सारी चीजों की जो प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, डिक्लाइन होता जा रहा है ना। श्रिंकिंग एरियाज हो रहे हैं, द एरिया अवेलेबल फॉर पेस्टल नोमैडिम आर श्रिंकिंग। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, है ना, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो है जगहों को खाली करा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए जो एरिया है वो श्रिंक हो रहा है और प्रैक्टिस जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, राइट। ये वो एरियाज हैं जहां पर आपके देखो नोमैडिक हर्डिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है। ये रहा आपका मेडागास्कर, ये सारे आपके अफ्रीका के एरियाज, और इधर आपका पूरा ये, और यहाँ पे आपका ये टुंड्रा रीजन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पैसे वाले की, यानी कि कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग की। ये इसमें क्या होता है, इसमें होता सेम ही है, इसमें भी जो है अपने एनिमल्स को साथ लेकर जाते हो, लेकिन एक कमर्शियल पर्पज से आप लेके चलते हो। कैसे? कमर्शियल लिवस्टॉक प्रोडक्ट टेक प्लेस ऑन द लार्ज फेंस रेंचेस वेयर एनिमल आर मूव फ्रॉम वन ग्रेजिंग टू पार्सल टू अनदर। होता क्या है, सिंपली समझिएगा, जैसे कि मान लो कि ये क्या है, ये एक रेंच है। अब इसमें होता क्या है, इस तरीके से पार्टीशन कर दिया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या किया, एनिमल्स को यहाँ पर जो छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ग्रेजिंग वगैरह की, सब किया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रेजिंग की, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये जो हमने बनाए हैं ये क्या है, ये हमारे पार्सल हैं, इसको पार्सल बोला जाता है, और ये पूरा जो है इसको रेंच बोला जाता है ना। अब हुआ क्या, अब जब लास्ट में पहुंच गए तो लास्ट से वापस पहले में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो है घास वगैरह ग्रो होनी शुरू हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपके कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग में जो है चलता है, जिसमें पहले एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, फिर वापस से पुरानी वाली पर वापस आ जाते हैं। पूरे को रेंच बोलते हैं, और ये जो एरियाज हम बनाते हैं इसको हम पार्सल बोलते हैं, वन पार्सल टू अनदर पार्सल। इस तरीके से हम लोग जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं। कौन कौन से एरिया में किया जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ठीक है, यूरुग्वे या फिर आपका यूएसए, इन जगहों पर इसको मेनली जो है प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए ये देखिए, आपको यहाँ पर जो है समझ भी आ रहा होगा किस तरीके से जो है ये रहता है ना। ओके, ये मैप आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, सबसे बड़ा फील्ड जिसमें हम बात करें अगर,
तो आपके पास क्या है, एग्रीकल्चर। तो शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन एंड लिवस्टॉक रेट्स, है ना। आपने छोटी छोटी क्लासेस में बहुत अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा होगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन, उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी क्या है, फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज primitive subsistence agriculture and second is intensive subsistence agriculture। चलिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, अभी मैंने आपको सब्सिस्टेंस का मतलब बताया था कि वो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के नीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर आपको इतना भी याद है ना, फैमिली नीड, तो आप बहुत इजीली इसका डेफिनेशन जो है अपने एग्जाम में लिख सकते हैं अगर ये आता है तो, राइट। सो इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्या बोलते हैं इसे हम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। आपने छोटी क्लासेस में जिसको स्लैश एंड बर्न, झूमिंग, अलग अलग नाम से पढ़ा है ना। कहां पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। फार्मर्स क्लियर एंड बर्न वेजिटेशन, है ना। हमें पता है कि जैसे मान लो कि ये पूरा एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं, इस एरिया में उन्होंने क्या किया, पहले ग्रो किया, उसको यूज किया, फिर वहां पर क्या करते हैं, आग लगाकर चले जाते हैं और उस ऐश को मिट्टी के साथ मिला देते हैं ताकि उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस से गेन हो जाए, जब तक वो लोग वापस उसी एरिया पर घूम कर आए, है ना। इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न भी बोला जाता है, राइट। इट इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया की बात हो रही है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग नाम से जाना जाता है। मिल्पा इसको सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है एंड लदांग इसको जो है इंडोनेशिया, मलेशिया में बोला जाता है। हाउएवर द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल विच ईच साइकिल मेकिंग द प्रैक्टिस अनसस्टेनेबल, ये बात तो पता है। अब वो यहाँ पर छोड़ के तो जाते हैं कि जब हम नेक्स्ट घूम कर आएंगे तो यूज करेंगे, बट वो सॉइल की जो फर्टिलिटी स्टार्टिंग में एकदम बिगिनिंग में होती है वो नहीं होती, वो हर बार थोड़ी थोड़ी जो है डिक्रीज करती रहती है, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटेंसिव। इंटेंसिव आपने सुना होगा कि अक्सर उस जगह पर प्रैक्टिस की जाती है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ना। तो भीड़ भाड़ कहां होती है, प्लेन्स एरियाज में होती है जहां पर रिवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज कॉमन इन डेंसली पॉपुलेटेड, ये आपको मेनली याद रखना है। रीजन ऑफ मॉनसून एशिया, इट इज टू टाइप, दो तरीके की है। एक है पैडी बेस्ड फार्मिंग, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जहां पर हैवी रेनफॉल होती है उसमें हम लोग ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस। अब राइस को भाई बहुत पानी चाहिए होता है, राइट, है ना। और मोस्टली मैनुअल लेबर जो है इसमें हम यूज करते हैं, मशीन्स का यूज नहीं करते हैं, किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, बट मैनुअल मतलब लोगों को जो है आपस में लगाया हुआ होता है और वो यहीं पे फार्मिंग करते हैं, अपने फैमिली के लोगों को लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव क्रॉप डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कि ड्रायर और कूलर रीजन्स में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न चाइना, कोरिया, जापान एंड वेस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लान, अपने इंडो गैंगेटिक प्लान की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एयर फार्मर्स ग्रो व्हीट, बार्ले, सोयाबीन एंड मिलेट्स, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैनुअल लोगों को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपने ही फैमिली वालों को यूज किया कि आ जाओ यार फार्मिंग करते हैं, बढ़िया, जितना फायदा होगा अपने लिए रख लेंगे, थोड़ा बहुत जो बचेगा वो हम किसको दे देंगे, बाहर मार्केट में सेल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट वी हैव प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन लेकर आया था, वही अंग्रेज लेकर आए थे जिन्होंने हमारे ऊपर तकरीबन 200 साल तक राज किया है। हुआ क्या, इन लोगों ने जब ये आए तो अलग अलग तरीके की ट्रॉपिकल कॉलोनीज बनानी शुरू करी और इन्होंने सोचा कि पैसा कैसा कमाया जाए। तो पैसा कमाने के लिए इन्होंने प्लांटेशन जो है एग्रीकल्चर को एक तरीके से हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसमें होता क्या है कि बहुत बड़े फार्म पर दूर दूर तक बस एक ही क्रॉप लगाई जाती है। आपने एड्स में बहुत बार देखा होगा कि आप जब देखते हो जैसे चाय का ऐड आता है या फिर कॉफी का ऐड आता है, तो आपने देखा होगा दूर दूर तक बस एक ही क्रॉप, चाय ही चाय, कॉफी ही कॉफी देखने को मिलती है। सो किसने इंट्रोड्यूस किया, यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया। और इसमें किस किस तरीके की जो है हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, सिंगल क्रॉप, फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, रबर, ऑयल पाम एंड शुगर केन। इट रिक्वायर्स हैवी कैपिटल, हैवी कैपिटल का मतलब क्या है, पैसा, यहाँ कैपिटल से मतलब है पैसा, ओके। साइंटिफिक फार्मिंग, चीप लेबर एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। अब देखो आपने इतने बड़े जो है फार्म पे एक कोई क्रॉप अगर ग्रो कर ली तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भी तो भेजना होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, है ना, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, इसीलिए ऐसी जगहों पर ही हम लोग ज्यादातर ये प्रैक्टिस करते हैं। स्पेशली मेजर एग्जांपल्स इंक्लूडिंग टी, इंडिया एंड श्रीलंका।
कोकोआ आपके जो है, कॉफी वो वेस्ट अफ्रीका, रबर जो है आपके मलेशिया में, शुगर केन वेस्ट इंडीज में, एंड आज की अगर हम बात करें तो मोस्ट प्लांटेशन आर ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट और लोकल पीपल इंस्टेड ऑफ फॉरेन कॉलोनीज। तो जो पहले के लोग हम पे जो है राज बनाकर बैठे थे उन पे नहीं, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ने ओन कर ली और बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हैं जो कि वहां के लोकल लोगों ने ओन की है और वो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट जो है वो कमाते हैं। ठीक है, ये देखो दूर दूर तक बस हमें एक ही क्रॉप जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन का मतलब क्या है कि भाई हम लोग पैसा कमा रहे हैं, कमर्शियल आ गया दैट मीन्स कि पैसा हो गया, एक्सटेंसिव यानी कि बड़े एरिया पर जो है हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इंटेंसिव हम लोग छोटे एरिया में कर रहे थे, है ना। सो इन दिस फार्मिंग क्या करते हैं हम लोग, इन द सेमी एरिड मेड लैटिट्यूड इंटीरियर्स वेयर व्हीट इज द मेन क्रॉप, है ना। और सबसे ज्यादा हम क्या ग्रो कर रहे हैं, व्हीट यानी कि गेहूं, जिसकी रोटी हम लोग रेगुलर बेसिस पर खाते हैं, वो हम सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर ग्रो करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो पर एरिया रहती है वो लो रहती है, आउटपुट पर वर्कर जो आता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इस तरीके से होता है कि भाई जितनी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन हमें प्रॉफिट या प्रोडक्ट जो है वो हाई चाहिए। तो बड़े फार्मिंग लेवल पे इसको किया जाता है, स्पेशली अगर आप टीवी में या कोई आपने बाहर की मूवी देखी होगी हॉलीवुड लेवल पे, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत दूर दूर तक जो है बस हमें जो है क्रॉपिंग हुई नजर आती है और उसमें नए नए टेक्नोलॉजी, जैसे उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू जो है बहुत सारी चीजें लगाई होती हैं अपने फार्म के अंदर, जो वो अपने फोन में, जैसे मान लो कि मैं फोन में अगर रात को मुझे देखना है कि मेरे फार्म में क्या चल रहा है तो मैं फोन में फटाफट से चेक कर लूंगी। तो ये वहां है जो एडवांस कंट्रीज हमारे यहाँ की है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूएस है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियंस, इन जगहों पर जो है ज्यादातर इस तरीके की फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जाता है, जो कि कंप्लीटली प्रॉफिटेबल तरीके से काम करती है। ओके नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड फार्मिंग। एज द नेम सजेस्ट, मिक्स का मतलब क्या है कि वहां पर हम फार्मिंग भी कर रहे हैं, वहां पर हम जो है लिवली स्टॉक यानी कि अपने एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी रख रहे हैं, वहीं पे हमारा घर भी है, सारी चीजें हमारे आसपास ही हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ ज्यादातर जो है आपको की जाती है ये, स्पेशली जो डेवलप्ड रीजन्स है जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेट साउदर्न कॉन्टिनेंट्स में जो है इसको मेनली परफॉर्म किया जाता है। देन वी हैव फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं कौन कौन सी क्रॉप, व्हीट, बार्ले, ओट्स, मेज, फोडर एंड रूट क्रॉप्स। तो मतलब ये वो क्रॉप्स है जिनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो अच्छी क्रॉप, बढ़िया लेवल की क्रॉप जो है हम इसमें ग्रो करते हैं। एंड क्या क्या यूज किया जाता है इसमें आपके एडवांस मशीनरी को यूज किया जाता है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब पैसा, यानी कि अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स का जो है आपको यूज करना होता है। एंड एट द सेम टाइम आपको स्किल्ड फार्मर्स चाहिए, अदरवाइज आप मैनुअल फार्मर्स या किसी लोकल से इसका काम नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस रोटेशन में आपको कौन सी क्रॉप लगानी है, ताकि एट द सेम टाइम आप लोग बहुत सारी चीजें कर पाओ, है ना। इस पिक्चर के थ्रू आप लोग समझ सकते हो। ये देखो यहाँ पर हमने जो है अपनी हर्डिंग भी कर ली, यहाँ पर हमने ये वाली क्रॉप लगा दी, यहाँ पर हमने दूसरी तरीके की क्रॉप लगा दी, यहाँ हमारा घर भी हो गया, यहाँ हमने एक और क्रॉप लगा दी और यहाँ पर देखो फिर से हमारी हर्डिंग है। तो ये क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग है। इसके लिए इसीलिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर कौन सी वो दो क्रॉप है जो एट द सेम टाइम लग सकती हैं, जिसमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग तो यार आपने अपने आसपास जरूर देखी होगी, है ना। ऐसे गली वली में, आपने मोहल्लों में आपने सुना होगा कि यार डेयरी से दूध लेके आना, डेयरी से दही लेके आना। तो अभी नहीं होता, बचपन में जब हम छोटे थे तब बहुत होता था ये, है ना। सो डेयरी फार्मिंग इज हाईली एडवांस एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रेयरिंग एनिमल, है ना। आप देखो एनिमल्स के थ्रू जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग है, दूध है, दही है, ये सारी चीजें हम लोग वहां से लेते हैं। और मेनली जो है इसके अंदर जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो है अच्छा खासा फूड स्टोरेज चाहिए होता है, मिल्किंग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्ट दूध मिला और आप जो है डायरेक्ट उसको देने चले गए, नहीं। आजकल तो हमें उसे प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस करने के बाद पॉलिथीन्स और वो पैकेट्स के थ्रू हम लोग उसको जो है करते हैं एंड देन उसको सेल कर देते हैं, राइट। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लेबर इंटेंसिव, क्योंकि ड्यू टू द कॉन्स्टेंट केयर नीडेड फॉर द फीडिंग एंड मिल्क, है ना। आप देखो
अगर आपको ब्रीडिंग भी करवानी है, अब कौन सी किस टाइम पे क्या ब्रीडिंग करवानी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा निकले, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। लेबर इंटेंसिव इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि कब उसे किस तरीके की जो है यहाँ पर फीडिंग करवानी है और कब उसको जो है मिल्किंग का प्रोसेस कंप्लीट कराना है। अब मैं आप जैसे जिनको नॉलेज ही नहीं है वो जाके करने लग जाए तो क्या काम होगा, नहीं होगा, है ना। देन कमर्शियल डेयरी फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। इन एरियाज में मेजरली जो है कमर्शियल लेवल पर, अगर हम बात करें ना बड़े लेवल पर, तो यहीं पर जो है प्रैक्टिस की जाती है। ओके, ये पूरा एरियाज है, ये मैप आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जरूर एक बार आप देख लेना। चलिए अगली बात करते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर वो है जो कि मेडिटेरियन सी के आसपास वाले एरिया पे परफॉर्म होता है। जनरली इसमें हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो साउदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न साउथ अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें मेजरली हम लोग ग्रेप्स का जो है कल्टीवेशन करते हैं, जो आपके सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, सिट्रिक वेजिटेबल या क्रॉप्स रहती है, उसको हम जो है यहाँ पर ग्रो करवाते हैं। मेनली इसमें हम ग्रेप कल्टीवेशन करते हैं जिसको हम विटीकल्चर बोलते हैं। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये देखो। अब इससे होता क्या है कि जो अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं उससे तो आपकी क्या बन जाती है, वाइन बन जाती है, और जो आपके थोड़े ठीक ठाक क्वालिटी के ग्रेप्स रहते हैं उसको जो है सुखाकर किशमिश बना दिया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में आप खाते हो ना किशमिश, ठीक है, तो वो बना दिया जाता है। तो बेसिकली ये कहाँ होती है, जो आपका मेडिटेरियन रहता है वहां पर ही इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ कोऑपरेटिव फार्मिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल आपको बहुत सारे एग्जांपल जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग के देखने को मिलेंगे। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने जरूर सुना होगा, तो वो भी आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग का ही एग्जांपल है। कैसे, देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग में होता क्या है कि 3-4 फार्मर्स, मतलब ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो है मिलके साथ में काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं, है ना। A group of farmers voluntarily pool their resources and work together through the cooperative society while keeping their individual farms intact. This system help farmers buy inputs, है ना, आपस में देखो उनको इनपुट्स लेने हैं, प्रोसेस करना है और अपने प्रोडक्ट को जो है सेल कर देना है बेटर रेट्स पे। तो इससे क्या हुआ, पूरे के पूरे ग्रुप को फायदा भी हो गया, उन्होंने इस तरीके का गुड्स प्रोड्यूस भी कर लिया, सेल भी कर लिया और अपना जो है बढ़िया लाइफ भी जी ली। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ज्यादातर इसको किया जाता है, वेस्टर्न यूरोप, स्पेशली डेनमार्क में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी और वहां पर अगर आप देखोगे ना ऑलमोस्ट हर एक फार्मर जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग को परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये यहाँ से एमसीक्यू जरूर बन सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए कौन सा वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा जो फार्मर्स हैं वो आपके कोऑपरेटिव फार्मिंग ही करते हैं। तो योर आंसर विल बी डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव फार्मिंग। जैसा कि नाम हमें बता रहा है कि भाई कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्ट करके आप एक साथ में क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, देन सेल कर रहे हो। होता क्या है इसमें बेसिकली सोशल ओनरशिप रहती है फॉर लैंड एंड कलेक्टिव लेबर्स। इट बिगेन विद द फॉर्मर सोवियत यूनियन। सबसे पहले इसको कहाँ देखा गया था, सोवियत यूनियन में परफॉर्म करते हुए देखा गया था, जिसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो काफी लो रहती है, इतना कैपिटल हम लोग नहीं जो है वो लगाते जैसा कि हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग में करते हैं ना। इन दिस सिस्टम farmers pool their land, livestock and labor to work together on a large collective farms. However, each family is allowed to keep a small private plot to grow food for their own daily, है ना। जैसे मान लो कि अब ये एरिया है, इसमें इतना जो क्रॉप है उन्होंने उसकी फैमिली के लिए छोड़ दिया कि भाई आप अगर यहाँ पर काम कर रहे हो, आप अपना एरिया जो है हमें दे रहे हो एज अ कलेक्टिव फार्मिंग, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे आप अपने लिए ग्रो कर सकते हो और बाकी एरिया पे जो है आप उस लेवल पर जो है ग्रो करोगे जिससे हम लोग बाहर सरप्लस जो है हमारे पास इकट्ठा हो और जिसको हम बाहर जाके सेल कर सकते हो और हमारे पास एक प्रॉफिट हो, राइट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है माइनिंग, यानी कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, माइनिंग। माइनिंग सिंपल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारी जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर वाले सरफेस पे है, तो उसको निकालने के लिए, माइन करने के लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, है ना। सो इन दिस प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड द स्टेजेस आर मिनरल, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। क्या है, दो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज फिजिकल फैक्टर, जैसे कि उस माइन का साइज क्या है, ग्रेड क्या है एंड उसका मोड ऑफ अकरेंस क्या रहेगा। जैसे अब हमें आयरन निकालना है, आयरन ओर को निकालना है, तो उसको कौन सी मशीन हम यूज करेंगे, क्या ऐसा तरीका हम यूज कर सकते हैं, साइज कितना बड़ा है। जैसे अब आप यहाँ देख रहे हो कितनी बड़ी जो है ये माइन है ना, यहाँ आप लोग देख सकते हो, आपने मूवी देखी होगी KGF, तो उसमें भी तो यही दिखाया गया है। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या मतलब है कि भाई
जो मिनरल निकल रहा है सरफेस के अंदर से माइनिंग करके, उसकी डिमांड कितनी है, क्या उसको मार्केट में उतना वैल्यू मिलेगा जितना हम लोग उसको निकालने में लगा रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी किस तरीके की हमारे पास अवेलेबल है, कैपिटल कितना है, पैसा कितना है, और लेबर है कि नहीं है उसको माइन करवाने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कैसी है। ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज फिजिकल एंड अनदर वन इज इकोनॉमिक। ठीक है, अब दो तरीके की हो सकती है। क्या क्या मेथड है देखिए। नंबर 1 पे हमारे पास है सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग सबसे बढ़िया होती है क्योंकि इसमें क्या, जैसे मान लो कि ये जमीन है, जमीन के बिल्कुल ही यहाँ पर जो है आपको मिनरल मिल जाता है, तो आपको ज्यादा जो है मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा कैपिटल नहीं लगता, ज्यादा लेबर जो है आपको नहीं चाहिए होती। तो यही चीज बताई गई है, दिस टाइप ऑफ माइनिंग इज द इजिएस्ट एंड चीपेस्ट वे टू एक्सट्रैक्ट मिनरल लोकेटेड क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ओवरहेड कॉस्ट आर लो, है ना। इसमें अब देखो, क्योंकि आपने देखो जैसे मान लो कि ये सरफेस है, इस सरफेस के बस यहीं पर है, तो आपने क्या किया, हल्का सा गड्ढा गड्ढा किया होगा और यहाँ पे जो है निकल के आ गई, तो इसमें तो भाई हमारी हर एक चीज लो लगी, है ना, और हमें प्रोडक्ट जो है वो अच्छा मिल गया, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव अंडरगो माइनिंग। अंडरगो माइनिंग में क्या रहता है कि जो काफी अंदर है, अब जैसे ये तो यहीं पर थी, अब ये क्या है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा अंदर है, तो इसको निकालने के लिए हमें एक स्पेशल तरीके का इक्विपमेंट, मशीन, ये भी देखना होगा कि अगर हम उस पर इतना पैसा या इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या निकलने के बाद उसकी उतनी ज्यादा डिमांड है या नहीं है ना। For it is used when the mineral deposit is located deep below the surface and it requires lift, drill, vehicles and ventilation system for safety and efficient movement of people and material. This method risky as poisonous gases, fires, flood may occur. है ना, बहुत बार आप देखो कि अगर हम बात करें अपने इंडिया में, जो झारखंड साइड का एरिया, झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पर क्या है ना, कुछ एरियाज में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है कि लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल के जो है मिनरल्स को निकालने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। और ऐसा होता है बहुत बार पे कि हर साल वहाँ पर जो है इतने लोग, मैं बोलूँगी बच्चे, बल्कि छोटे छोटे बच्चों की इतनी मतलब डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं इस वजह से, सिर्फ क्योंकि वहाँ पर बहुत बार पॉइजनस गैसेस जो है वो निकलते हैं, बहुत बार आग लग जाती है, फ्लड जैसी सुविधाएं जो है वो, सुविधाएं क्या मतलब, फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, और वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं होती है उनको बचाने के लिए। तो एट दी एंड जो उसका जो हमें कंक्लूजन देखने को मिलता है वो अनफॉर्चुनेटली डेथ ही होता है ना। तो इस तरीके का प्रोसेस जो है हमारे साथ रहता है, और इसी के साथ हमारे ये जो पूरा चैप्टर था प्राइमरी एक्टिविटी, ये होता है यहीं पे एंड। आई होप आपको मजा आया होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। जब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.